व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश की खबरों में। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। कोर्ट ने 4 बार आदेश दिया, मद्रासी कैंप पर हुए बुलडोजर एक्शन पर खुलकर बोली दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। गाजा में यूरोपीय अस्पताल के नीचे मिली हमास आतंकियों की बड़ी सुरंग, हथियारों समेत सामान हुए बरामद। क्रिकेट और राजनीति का होगा संगम, रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की इस होटल में होगी सगाई। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में हाल ही में हुई झुग्गी विध्वंस कार्रवाई पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए कार्रवाई को सही ठहराया। मद्रासी कैंप समेत कई इलाकों में बुलडोजर चले, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर हुए। सरकार का दावा है कि यह कार्रवाई बाढ़ नियंत्रण के लिए जरूरी थी। दिल्ली के कई इलाकों में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों कोर्ट के आदेश के बाद मद्रासी कैंप में कार्रवाई की गई थी। यहाँ सैकड़ों मकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला बोला था। यही कारण है कि इस पर सियासत तेज हो चली है। इस बीच आज रविवार को नेहरू कैंप पहुंची रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैंने साफ कहा है कि अगर कोर्ट ने कुछ आदेश दिया तो सरकार और न ही प्रशासन कुछ कर सकता है। मद्रासी कैंप को गिरने का सच ये है कि ये बारामूला नाले के किनारे बनाया गया था। कोर्ट ने इस झुग्गी बस्ती को हटाने के लिए 4 बार आदेश दिया था ताकि नाले की सफाई के लिए मशीनें लगाई जा सके। नहीं तो दिल्ली में फिर से 2023 जैसी बाढ़ देखने को मिलेगी। दिल्ली के कई इलाकों में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों कोर्ट के आदेश के बाद मद्रासी कैंप में कार्रवाई की गई थी। यहाँ सैकड़ों मकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला बोला था। मैंने स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुल्ला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाएं, वहां पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वैसी ही बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहां के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उनको वहां शिफ्ट भी किया गया है। इसी तरीके से बाकी जगह भी जहां भी 3 जगह दिल्ली में एक्शन हुए, उसके साथ में एक रेलवे कॉलोनी पे पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पे लोगों ने मकान बना रखे थे जो कि रेलवे के द्वारा ही एक्शन हुआ है। तो अगर किसी की जान माल की हानि हो जाए, कोई बच्चा अगर रेलवे के नीचे आ जाए, रेल के नीचे आ जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? सौरभ भारद्वाज जिम्मेदार होगा कि आतिशी जिम्मेदार होगी कि केजरीवाल जिम्मेदार होगा? हमें दिल्ली की जनता की चिंता है। आज यदि कोर्ट ने किसी चीज के आदेश दिए तो कोर्ट सोच समझ के आदेश देता है। उनको समझ में है कि ये क्या चीज जरूरी है। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 700 करोड़ की लागत से काम चल रहे हैं जो कि कभी ना केजरीवाल की सरकार ने किए ना कांग्रेस की सरकार ने किए। आज बेहतर सुविधाएं देने के लिए आज भी जिस झुग्गी में मैं आई हूँ जहाँ बिल्कुल गंदा पानी सड़कों पे बहता था, लोग पानी में पैर रख करके चलने के लिए मजबूर थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो उनके जूते डूब जाते थे। ऐसी कॉलोनी में हम गलियां नाली खड़ंजा बनवा रहे हैं। 700 करोड़ रुपए के काम पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। इसलिए नहीं चल रहे कि झुग्गी टूटनी है। झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे। माननीय कोर्ट का कहीं आदेश होगा तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। गाजा में यूरोपीय अस्पताल के नीचे मिली हमास आतंकियों की बड़ी सुरंग, हथियारों समेत सामान हुए बरामद। गाजा के खान यूनियर शहर में इजरायली सेना ने हमास की एक और विशाल सुरंग का खुलासा किया है। ये एक यूरोपियन अस्पताल के नीचे बनाए गए यहाँ तक कि आतंकी हमास का कमांड और कंट्रोल रूम का संचालन कर रहे थे। इजरायली सेना ने गाजा में चलाए जा रहे सैन्य अभियान दौरान हमास आतंकियों की एक और विशाल सुरंग बरामद की। इसके अंदर से हथियारों का जखीरा और कई अहम जिहादी दस्तावेज बरामद हुए। इजरायली रक्षा बलों ने गाजा के खान यूनिस शहर में यूरोपीय अस्पताल के नीचे मिली इस भूमिगत सुरंग
मार्ग का वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। इजरायली सेना ने खुलासा किया कि हमास आतंकी अस्पताल के पास बनी सुरंग से कमांड और कंट्रोल रूम का संचालन कर रहे थे। इस सुरंग से हथियारों का भारी जखीरा और कई खुफिया दस्तावेजों की बरामदगी की गई। ये खुलासा एक विशेष और लक्षित सैन्य अभियान के तहत हुआ। IDF सैनिकों ने सुरंग के भीतर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए। इजरायली सेना लगातार ये कहती रही कि हमास के आतंकवादी अस्पताल और आम फिलिस्तीनियों को ढाल बनाकर इजराइल पर सुनियोजित हमला कर रहे। इस नई सुरंग के बरामदगी ने एक बार फिर इजराइल को दावा सच साबित हुआ है। IDF द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये सुरंग मार्ग हमास के नियंत्रण में था और इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। सुरंग के भीतर जो सुविधाएं मिली वो स्पष्ट रूप से संगठित सैन्य योजना और गुप्त संचालन को दर्शाती है। और अब अगली खबर, क्रिकेट और राजनीति का होगा संगम। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की होटल में होगी सगाई। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की सगाई लखनऊ के सेंट्रल होटल में हुई। अब उनकी सगाई के लिए स्टेज सज चुका था और इसमें कई बड़ी हस्तियों के आने की उम्मीद है। रिंकू सिंह की गिनती भारत के प्रतिभाशाली क्रिकेटर्स में होती है। वहीं प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछली शहर से सांसद और अपने क्रिकेट और राजनीति का संगम होने जा रहा है। इन दोनों की सगाई लखनऊ में सेंट्रम होटल में होगी। इस समारोह में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। और अब अगली खबर, इंदौर के रहने वाले कारोबारी राजा रघुवंशी अपने नवविवाहित पत्नी सोनम के साथ शिलोंग हनीमून मनाने गए थे, जहां से दोनों गायब हो गए। राजा का शव बरामद हो गया जबकि सोनम का अब तक पता नहीं चला है। गाइड ने नया खुलासा किया है। मेघालय के शिलोंग में हनीमून मनाने 23 मई से लापता कपल में से इंदौर के राजा का शव बरामद हो गया, जबकि उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी का 16 दिन बाद शनिवार को भी कोई पता नहीं चल सका। जिस जगह इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी का शव जिस जगह मिला वहां का वीडियो उनके भाई विपिन ने शेयर किया और बताया कि राली करीब 4 फीट ऊंची है, यहाँ से कूद पाना आसान नहीं। विपिन ने कहा, मेरा भाई राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम वहां हनीमून मनाने गए थे, आराम से घूम रहे थे, आपस में कोई विवाद भी नहीं था, इसलिए जानबूझकर राजा वहां नहीं कूद पाया, उसे मारकर फेंका गया ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। उधर एक गाइड ने दावा किया कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए उस दिन उसके साथ 3 अन्य युवक भी थे। गाइड ने पुलिस को यह जानकारी दी। मावल खियात के गाइड अल्बर्ट पैड ने बताया कि राजा और सोनम को 3 पर्यटकों के साथ 23 मई सुबह 10 बजे नौंगरियात से मावला खियात के बीच देखा गया। अल्बर्ट ने कहा कि वे इंदौर के दंपति को पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले राजा और सोनम को नौंगरियात तक चढ़ने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने दूसरे गाइड वानसाई की सेवाएं भी ली। आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। अज्ञात जानवर का कहर, 37 दिन में 6 मौतें, डर के साए में अब ग्रामीण। 350 की आबादी वाला लिम्बई गांव, जहां 5 मई को अज्ञात जानवर के काटने के बाद अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोगों की मौत के बाद गांव वालों में दहशत का माहौल है। रात को 8 बजे के बाद से ही गांव की गलियां सुनसान हो जाती है। आखिरकार ये कौन सा जानवर है जिसके हमले से एक के बाद एक मौतें हो रही है। जहां मौतें हुई उन घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां के पुजारी कुणाल पंडित मिले तो उनसे पूछा गया कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि मंदिर की पूजा और आरती शाम 7 बजे के पहले कर
दी जाती है। गांव में संकट है, जंगली जानवर का खौफ है। मंदिर में सुबह शाम सभी गांव के लोग एकत्रित होकर भगवान राम से यही मनोकामना करते हैं कि इस विपदा से हमें बचा लो। हमारे गांव में जंगली जानवर का आतंक है। वहीं गांव की चौपाल पर कुछ बच्चे झुंड बनाकर बैठे थे। बातचीत में एक 13 साल के बच्चे शिवकरण ने बताया कि गांव में जंगली जानवर का आतंक है, इस कारण हम सभी गांव के बच्चे झुंड बनाकर खेलते हैं, हमारी गली से बाहर नहीं निकलते। करण ने बताया कि वो कक्षा 8th में पढ़ाई करता है और अब इस साल 9th में जाएगा। अभी तो स्कूलों की छुट्टियां चल रही है, मगर 10 जून से स्कूल फिर से शुरू हो जाएगी, तो हम स्कूल कैसे जाएंगे। ग्राम लिम्बई में एक जंगली जानवर का आतंक बना हुआ है। 3500 की आबादी वाले इस गांव में 5 मई से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है और 13 लोग घायल है। वन विभाग हमलावर जानवर की सटीक पहचान नहीं कर पाया है, जिससे ग्रामीणों में भारी डर और आक्रोश है। गांव वालों से बात करने ईटीवी भारत की टीम पहुंची, जहां हमने देखा कि रात 8 बजे के बाद गांव पूरी तरह सन्नाटे में डूब जाता है। भय के माहौल में स्थानीय ग्रामीणों ने 3 टोलियां बना ली है, जो लाठियां लेकर रात में गश्त करती है। गांव के मंदिर में आरती अब केवल 7 बजे तक ही होती है। पुजारी कुणाल पंडित ने बताया कि ग्रामीण प्रतिदिन मंदिर में एकत्र होकर इस संकट से मुक्ति की प्रार्थना कर। हमारे गांव में जानवर, खूंखार जानवर आया है तो दहशत का माहौल है। सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और सभी समय से पहले ही जैसे 8 बजे सब सुनसान हो जाता है, गांव में कोई नहीं दिखता है, सब अपने अपने घरों में अंदर हो जाते हैं, सभी डरे हुए हैं। एवं भगवान से हम दिन रात आरती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इस आपदा से हमें निकाल दे और हमारी समस्या का निदान हो। कर रहे हैं हम, अगर मांग कर रहे हैं कि आज हमारे गांव में इतनी बड़ी दहशत है कि घर से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा, पर रात को हम गश्त पे हम सब साथियों के साथ में मिल के निकले हैं। पर हम सरकार से और सबसे मांग कर रहे हैं वन विभाग से कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाया जाए और अभी तक यहाँ कैमरे नहीं लगे गए हैं। हमने बार बार शिकायत करने पे भी 1 से 2 कैमरे लगे इतने बड़े गांव में, जबकि यहाँ पे 15 से 20 कैमरे लगने चाहिए। ड्रोन कैमरे की भी मांग है, ड्रोन कैमरे लगातार चलना चाहिए, तभी जानवर पकड़ा जाएगा। इनकी लापरवाही है, वन विभाग अपनी लापरवाही को छुपा रहा है और हमने हमारे सब साथियों के साथ में गश्त फेरा, हमारी सुरक्षा खुद हम करेंगे, क्योंकि अब उनके भरोसे हम बैठने वाले नहीं है। एक जानवर आया है, भयानक जानवर है, वो काटता है, आदमी मृत्यु हो जाता है और हमारे यहाँ खेतों में अभी लोग जा नहीं रहे हैं। अब हम किसान आदमी है और हमारे यहाँ रात में लाइट चलती है और दिन में भी चलती है, तो हम चाहते हैं कि लाइट दिन में चले जाए, रात की लाइट भी हमको दिन में मिले जाए, ताकि हम रात में खेत में ऐसे भी नहीं जा रहे हैं। जी, आसपास जंगल का क्षेत्र होने के कारण और गांव में नहर होने के कारण कई बार वन्य प्राणी पानी पीने के लिए नहर के पास आ जाते हैं। कोई अन्य प्राणी अगर नहर के आसपास दिखता है तो हमें जरूर सूचना दीजिए, लेकिन उस प्राणी का 5 तारीख की घटना से कोई संबंध नहीं है। और अब अगली खबर, मोहन यादव देंगे बड़ा गिफ्ट, रक्षाबंधन पर लाडली बहनों की राशि होगी अब डबल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को जबलपुर के कुंडम विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक बार फिर प्रदेश की लाडली बहनों को लेकर एक बार फिर घोषणा की। सीएम ने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर वे मध्य प्रदेश की महिलाओं को तोहफा देने वाले हैं। आने वाले रक्षाबंधन पर महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली राशि कुछ बढ़कर मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में बीते 2.5 महीने में 70,000 से ज्यादा तालाब खोदे गए हैं। ये सभी तालाब योजना के तहत खोदे गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहनों चिंता मत करना, आपकी राशि भी इस रक्षाबंधन पर बढ़ने वाली है, ये हमारी सरकार ने तय किया है। सीएम ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान ये वादा किया था जो वो जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बहन बेटियों के हाथ में पैसे आते हैं तो वो घर के लिए जहां जरूरत होती है वहां उन पैसों को लगाता है। बहन बेटी कभी पैसे नहीं बिगाड़ती। सीएम ने कहा कि हमने कहा था कि 5 साल में हम राशि को 3,000 बढ़ा देंगे, लिहाजा रक्षाबंधन पर लाडली बहनों की राशि बढ़ाई जाएगी। सीएम ने कहा अगर हमारी बहन बेटियों की जिंदगी अच्छी हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में 75,000 के तालाब बनाने की योजना बनाई थी और अभी 2.5 महीने ही नहीं बीते, हमने 70,000 तालाब बना भी दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव का दावा है कि ये खेत तालाब योजना के तहत बनाए गए। अब किसान अपने खेत में इकट्ठा किया पानी अपनी ही फसल में इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने युवा, गरीब, किसान, महिला और ये बहनें बेटी है, आप चिंता मत करना, लाडली बहनों की राशि भी इसी रक्षाबंधन पर बढ़ने वाली है। ये हमारी सरकार ने तय किया। लाडली बहनों, आप चिंता मत करना, हमने कहा था
करने के लिए। अरे उनके हाथ में पैसा आता है, बहन बेटी के हाथ में पैसा आता है तो घर को अच्छे से जहां जरूरत पड़ती वहां पैसा लगाती बहन बेटी कभी पैसा नहीं निकाला। ये हमारा अतीत का है और हमने कहा था 1000 वापस धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3000 रुपये महीने तक हमारी सरकार पहुंचाने वाली है सभी लाडली बहनों की राशि के लिए। जब ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगना चाहिए कि ताली बजी। हमारी बहनों की जिंदगी अच्छी हो जाए, इससे अच्छी क्या बात। और केवल यही नहीं, जिन भाइयों को भी एक के बाद एक किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो योजना आपको मिल रही है वो योजना भी जारी रहेगी। आज बताओ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पहले किसान तो पहले भी थे, खेती पहले भी करते, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है 2002-03 तक पूरे प्रदेश के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी। लेकिन आज मुझे गर्व है प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। ये वर्तमान का समय। कहां ऊंट के मुंह में जीरा, इतना बड़ा प्रदेश और केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 55 लाख में है। और हमने संकल्प किया है इसको 5 साल के अंदर ही 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले। 100 लाख हेक्टेयर तक कोई गांव खाली नहीं रहेगा। हर जिला, हर स्थान पर जहां भी संरचनाओं के बलबूते पर तालाब, बांध, नहर, सिंचाई की जो सुविधा देना पड़े हम सब देने को तैयार हैं। और 94 किलोमीटर की और कितने गांव आएंगे इसमें, गांव की संख्या आबादी के आधार पर मुझे लगता है गांव की संख्या तो नहीं पता है, लेकिन अगर सब मिलाकर के जोड़े तो 14,900 हेक्टेयर जबलपुर में और 10,100 हेक्टेयर 44 खास करके 44 वर्ग किलोमीटर में, ये मंडला में कुल मिलाकर के 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1400 करोड़ की नई योजना मैं देने की घोषणा करता हूं आपके क्षेत्र के लिए। कई सारे गांवों के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बच्चे बच्ची पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, गरीब से गरीब किसान की जिंदगी में भी सुख आनंद और वैभव आएगा। और अब अगली खबर। पुणे में बारिश के बाद तालाब बनी सड़कें पानी में डूबकर निकल रही है बसें। वीडियो में देखा जा सकता है कि बसें पानी में डूबी हुई है और सड़क से निकल रही है। पानी बसों में ड्राइवर की सीट के पास तक पहुंच रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार के दिन बारिश के बाद सड़कों पर जमकर पानी भर गया। इस बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल दी। बारिश के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। पुणे के ज्वारी आईटी पार्क रोड के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में बसों को पानी में डूबकर निकलते हुए देखा जा सकता है। सड़क पर इस कदर पानी भरा हुआ है कि 2 पहिया वाहन पूरे डूबे जा रहे हैं। बस भी आधी डूबकर वहां से गुजर रही है। एक वीडियो में पुणे पीएमपीएमपीएल कॉर्पोरेशन की एक ऐसी बस पानी में डूबी हुई आगे बढ़ते दिखाई दे रही है। शनिवार को पुणे और आसपास के इलाके में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इसके बाद छोटे बड़े सभी वाहनों को सड़कों से निकलने में खासी परेशानी हुई। हिंजवाड़ी के राजीव गांधी विस्फोटक पार्क में लगभग 400 आईटी और आईटी सक्षम सेवा कंपनियां हैं। इसके बावजूद ये इलाका लंबे समय से जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। आईटी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था फोरम ऑफ आईटी एम्प्लॉइज ने कहा कि इस घटना ने एक बार फिर हिंजवाड़ी आईटी पार्क की लंबे समय से चल आ रही समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। एफआईटीई के अध्यक्ष पवनजीत माने ने कहा कि 1 घंटे की बारिश में ही प्रमुख सड़कें और आईटी पार्क में कुछ से तालाब बन गए। उन्होंने कहा, हम अधिकारियों से सड़क और सीवेज की समस्या का समाधान करने की मांग करते हैं। और अब अगली खबर। हमने वैश्विक मंचों पर भारत की उपलब्धियां साझा की। दिल्ली में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के अंतर्राष्ट्रीय दौरे को लेकर भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने विदेशों में स्पष्ट रूप से बताया कि हमने पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री को कैसे ध्वस्त किया है।
उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक समुदाय के साथ गंभीर चर्चा करते हुए भारत की विकास यात्रा और आतंकवाद के खिलाफ सशक्त रणनीति को विस्तार में रखा। इस दौरान पर्यटन के बुनियादी ढांचे, G20 शिखर सम्मेलन, 6 लेन सड़कों और पुलों और सौर ऊर्जा की पहलों और सबसे अहम लोकतांत्रिक भागीदारी में भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया गया है। खटाना ने कहा कि प्रवासी समुदाय, मीडिया, थिंक टैंक, संसदों और मंत्रालयों के साथ बातचीत के माध्यम से भारत ने ये संदेश दिया है कि वो न केवल आतंकवाद के कैंसर से निपटने में सक्षम है, बल्कि विकास और स्थिरता के क्षेत्र में दुनिया के सामने एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के दौरान पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया गया, ताकि दुनिया ये समझ सके कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का रुख कितना स्पष्ट और प्रभावी है। ऑपरेशन सिंदूर का जो मैसेज और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम यूरोप में गए थे, फ्रांस से हमारा शुरू हुआ था, देन हम इटली गए। और अब अगली खबर, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने संखली में लगाया जनता दरबार। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संखली में जनता में सीधे किया संवाद स्थापित करने के लिए जनता दरबार का आयोजन। इस पहल के तहत स्थानीय नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने न केवल लोगों की बात ध्यान से सुनी, बल्कि कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। प्रमोद सावंत ने कहा, जनता दरबार का उद्देश्य लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करना है और शासन को जमीन से जोड़ना है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और स्वास्थ्य, जलापूर्ति, रोजगार, पेंशन और भूमि संबंधित मुद्दों को उठाया। और अब अगली खबर, कृषि में जहर मिलाने वालों पर कार्रवाई होगी, किरोड़ी लाल मीणा बोले। राजस्थान के जयपुर में कृषि उत्पादों में हो रही मिलावटों को लेकर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने चिंता जताई और सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच कुछ मुट्ठी भर लोग जहर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो न केवल हमारी सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि किसानों की जमीन को भी बंजर बना सकता है और अंततः किसानों को कर्ज के दलदल में धकेल देगा। मंत्री मीणा ने स्पष्ट किया कि सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, हमने किसी को धमकाया नहीं, लेकिन जांच शुरू कर दी गई है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने व्यापार समुदाय से अपील की कि वे बीज और खाद के सैंपल ले और इस काम में सहयोग करें, ताकि जिम्मेदारों की पहचान की जा सके। उन्होंने ये भी कहा, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसा ही कुछ व्यापारियों के बीच में हो रहा है, लेकिन हम सभी को बदनाम नहीं कर रहे। मैं तो बड़ा व्यथित हो रहा हूँ। जो देश का अन्नदाता है, हमारा अपना सबका पेट भरता है, उसमें कुछ मुट्ठी भर व्यापारी जहर मिला रहे हैं, जिससे आप भी बीमार होंगे, मैं भी होऊंगा, किसान की जमीन भी बंजर हो जाएगी और किसान पूरी तरह से आर्थिक दृष्टि से टूट जाएगा, कर्जे में डूब जाएगा। इसलिए कि किसान जो अपनी फसल को माना 100 रुपये में बेचता है और बिजाई के टाइम पर 1000 में 1 किलो का वो मिलता है थैली, और वो भी नकली बीज और नकली खाद भी ऐसा है जिसमें मार्बल का चूरा, सीमेंट और मिट्टी डाल के बना दिया जाए। तो ये मैं व्यापारी भाइयों को कहना चाहूँगा, हैं थोड़े बहुत, लेकिन जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे उनको बाकी के व्यापार मंडलों को भी उन पर नियंत्रण करना चाहिए। हमारा यहाँ का व्यापारी बड़ा परिश्रमी और नामी गामी है, देश विदेश में मारवाड़ी से व्यापार कर ही रहे हैं। तो जो कुछ थोड़े बहुत लोग हैं उन पर नियंत्रण करना चाहिए। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि ऐसा मिलावट का खाद, मिलावट का बीज नहीं चलने वाला है। और मैंने जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन कार्रवाई की है, उसमें हमने किसी को नहीं धमकाया, गए जांच किए, कोऑपरेट भी किया है व्यापारियों ने। हम सैंपल ले रहे हैं और जो काम का बीज या खाद नहीं उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और टेस्ट के बाद में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अब अगली खबर,
मणिपुर में रात भर की हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण है। मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की चपेट में है। पूर्वी और पश्चिमी इंफाल से सामने आई ताजा तस्वीरें बीती रात हुई भारी हिंसा के बाद के हालात को दर्शाती है। राज्य के 5 जिले इंफाल, पश्चिम इंफाल, पूर्व थौबल, कोंगचिंग और बिष्णुपुर में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। इंफाल, पश्चिम इंफाल, पूर्व थौबल और कोंगचिंग जिलों में 4 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं बिष्णुपुर जिले में पूर्ण कर्फ्यू लागू हो गया है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने अतिरिक्त गश्त और तलाशी अभियान तेज कर दिए ताकि स्थिति पर नियंत्रण बना रहे। फिलहाल हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी अफवाह से बचने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर भी निगरानी रखी जा रही है। और अब अगली खबर। सरकार की मंजूरी के बिना कार्यक्रम संभव नहीं। भाजपा नेता कर्नाटक में हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो चुकी है। भाजपा नेता सीसी रवि ने मामले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। सीटी रवि ने कहा कि इस तरह का आयोजन केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की अनुमति से ही संभव था और वही इस त्रासदी के पीछे की असली वजह है। उन्होंने तीखा सवाल करते हुए कहा कि वे उन लोगों को वापस ला सकते हैं जो इस हादसे में मारे गए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा घोषित 25 लाख रुपए के मुआवजे को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, ये पैसा उनका अपना नहीं बल्कि जनता के टैक्स से भरे गए सरकारी खजाने से आ रहा है। सीटी रवि ने आरसीबी को भी निशाना बनाने के लिए अपने घेरे में लिया है और कहा है कि आरसीबी ने इस कार्यक्रम से करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन उन्होंने किसी मुआवजे की घोषणा नहीं की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस की आपत्ति के बावजूद इस कार्यक्रम को चिन्नास्वामी स्टेडियम में किसके दबाव में अनुमति दी गई, इसके बीच ही जांच होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और हम कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग करते हैं। ಕೊಡಲೇಬೇಕು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಲೆಗಡುಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ के बिना परमिशन दे सकता था क्या? यहाँ विधानसभा में आप आयोजन कर सकता है क्या? हम लोग आयोजन कर सकता है क्या? 8 घंटे के अंदर आयोजन कर सकता है क्या? ऐसा कर सकता है केवल सीएम और डिप्टी सीएम। उनके वजह से ऐसा ट्रेजेडी हुआ। उन्हें थोड़ा समय लेकर के प्लान करके कर दिए तो 13 लोगों को मृत्यु नहीं होता था। 25 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन, आप 1 करोड़ की मिनिमम डिमांड कर रहे हैं। वापस प्राण ला सकता है क्या? अब 25 लाख दे सकता है, आपका पैसा नहीं है।
ट्रेजरी का पैसा दे सकता है। अभी तक आरसीबी करोड़ों करोड़ कमाई किया है, अभी तक कंपनसेशन डिक्लेयर किया नहीं। किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाना चाहिए सर? जांच होना हम लोग डिमांड किया है हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के नेतृत्व में स्वतंत्र तनिखा होना, तो इंक्वायरी करना। लगातार आपकी एक मांग है, 3 एफआईआर हुए हैं, वो भी आरसीबी, डीएनए, केएससीए के ऊपर। आप मांग कर रहे हैं सीएम, डीसीएम, एचएम के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 किसका नाम कर दस्तखत कर रहा वो वहां करना। आप सोचिए, असम विधानसभा में आम आदमी आयोजन कर सकता है क्या? बिना प्रभाव चिन्नस्वामी स्टेडियम में पुलिस मना करने के बाद में भी किसके दबाव के वजह से परमिशन मिला, उसको जांच होना नहीं होना। गोविंद राजू अब उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी पोस्ट से हटाए गए हैं, दूसरी तरफ कमिश्नर के सस्पेंशन है, पुलिस ऑफिसर्स के सस्पेंशन है, ठीक है सर ये? हाँ, कब ऐसा किया? हाई कोर्ट इंडिपेंडेंटली जांच करने का शुरू करने के बाद ऐसा किया। आपका मांग क्या है सर? हाँ, ये इस्तीफा देना, सीएम इस्तीफा देना उनका जिम्मेदारी है, नैतिकता उनके ऊपर है, सीएम डिप्टी सीएम के ऊपर है, वो दोनों इस्तीफा देना। जुडिशियरी इंक्वायरी थ्रू चीफ जस्टिस के नेतृत्व में इंडिपेंडेंट होना, रिपोर्ट उनका करना। और अब अगली खबर, जस्टिस वर्मा के पास महाभियोग से बचने का एक ही रास्ता है और अब देखते हैं कि इस पद को हटाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है। नकदी बरामदगी मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के पास सांसद द्वारा लाए जाने वाले महाभियोग से बचने के लिए इस्तीफा देने का ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया के जानकार अधिकारियों ने बताया कि किसी भी सदन में सांसदों के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए जस्टिस वर्मा इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं और उनके मौखिक बयान को ही उनका इस्तीफा माना जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा देने का फैसला करते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पेंशन और अन्य लाभ मिलेंगे, लेकिन अगर उन्हें संसद द्वारा हटाया जाता है तो उन्हें पेंशन और अन्य लाभ नहीं मिल सकेंगे। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपना पद त्याग सकता है। इसके लिए किसी अनुमोदन की जरूरत नहीं। उल्लेखनीय है कि मार्च में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना हुई थी। उस वक्त जस्टिस वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। आग के दौरान जस्टिस वर्मा के आवास के आउट हाउस में नकदी की गई जली हुई बोरियां मिली थी। हालांकि जस्टिस वर्मा ने नकदी के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच समिति ने कई गवाहों से बात करने और उनके बयान दर्ज करने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया था। जस्टिस वर्मा को सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, जहां उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया। अगली खबर, तेलंगाना में कैबिनेट विस्तार, 3 कांग्रेस विधायकों को मिली रेवंत रेड्डी मंत्रिमंडल में जगह। तेलंगाना में कैबिनेट विस्तार किया गया, जहां पर 3 कांग्रेस विधायकों को सीएम रेवंत रेड्डी सरकार में जगह दी गई। रविवार को राजभवन में कांग्रेस विधायक जी विवेक, ए लक्ष्मण कुमार, वक्ती श्रीहरि ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिसंबर 2023 में रेवंत रेड्डी सरकार के सत्ता में आने के बाद ये पहला कैबिनेट विस्तार है। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने नए मंत्रियों को बधाई दी। रेड्डी ने एक्स पर एक पोस्ट में पार्टी विधायक रामचंद्र नाइक को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी। तेलंगाना में कैबिनेट विस्तार को लेकर कई दिनों से अटकलें चल रही थी। पिछले दिनों सीएम रेवंत रेड्डी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने नए मंत्रियों को शामिल करने और प्रदेश कांग्रेस इकाई के पदाधिकारियों की नियुक्ति पर दिल्ली में एआईसीसी नेतृत्व के साथ विचार विमर्श किया था। 3 नए मंत्रियों के शामिल होने के साथ ही तेलंगाना मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित सदस्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। अभी यहाँ 6 पद अभी भी रिक्त है। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शिवा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच